सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसी हफ्ते हमने 12वीं कक्षा के बिज़नेस स्टडी का नियोजन वाले पार्ट का जो है वो ऑनलाइन टेस्ट लिया था। अगर आप में से किसी ने वो छूट गया है आप उसको नहीं कर पाए हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। आप इस चैप्टर को अभी तो इस चैप्टर में जो अभी वीडियो बन रही है इसके अंदर मैं उन सभी जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का आंसर डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन फिर भी आप अगर उस टेस्ट को फिर से अटैम्प्ट करना चाहते हैं, नहीं कर पाए थे तो करना चाहते हैं, तो आप इस चैप्टर को जो भी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इस चैप्टर की, इसको ध्यान से सुन के आप उस पर जाकर जो है वो फिर से टेस्ट उसका कर सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं कुलदीप, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलायत से। चलिए, तो जैसे ये टेस्ट बनाया गया था, अगर कोई बच्चा कोई जो है वो इसको अटैम्प्ट करने में समस्या आ रही है तो मैं साथ साथ सारी चीज़ें इसको समझाता चलूँगा। सबसे पहले विद्यार्थी ने अपना नाम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद अपने स्कूल का नाम जहाँ वो पढ़ता है, अध्यापक का नाम जो अध्यापक उनको बिज़नेस स्टडी पढ़ाता है, स्कूल का स्थान जहाँ पर वो स्कूल है, गांव का नाम या फिर तहसील ज़िला जहाँ पर भी वो स्कूल व्यवस्थित है वहाँ पर वो नाम लिखना है। चलिए, तो पहला प्रश्न पूछा गया था, नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति होता है। तो सबसे पहले नियोजन का अर्थ जान लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे कि प्रश्न का उत्तर क्या रहना चाहिए। नियोजन क्या होता है? पहले से ही सोच समझकर यानी कि कोई भी कार्य करने से पहले हम उसके बारे में जो सोच समझ करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, उस सभी चीज़ों को हम प्लानिंग करते हैं। जैसे मकान बनाने से पहले हम मकान के लिए एक नक्शा तैयार करते हैं और मिस्त्री उसी नक्शे के हिसाब से हमारे मकान को तैयार कर देता है। तो इसके अंदर हम नियोजन के अंदर हम क्या क्या निश्चित कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा उस कार्य को किया जाना है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी नियोजन के अंदर आती हैं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति होता है। तो बिल्कुल बिना उद्देश्य यानी कि बिना कोई चीज़ सोचे हम उसकी प्लानिंग कभी नहीं करते। उदाहरण के लिए मान लो मुझे कैथल से या रोहतक से या किसी भी सिटी से जहां आप रहते हैं वहां से मुझे दिल्ली जाना है, तो फिर मैं सोचूंगा कि मैं बस से जाऊं या ट्रेन से जाऊं। मैंने कब सोचना शुरू किया? जब मैंने एक उद्देश्य बनाया कि मुझे दिल्ली जाना है। तो नियोजन का ध्यान जो है वो उद्देश्य प्राप्ति होता है। तो पहला उत्तर जो है वो सही रहेगा कि हाँ, नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या नियोजन अनिश्चितता का जोखिम कम करता है? फिर से प्रश्न दोहरा देता हूँ। क्या नियोजन अनिश्चितता का जोखिम कम करता है? अनिश्चितता का मतलब होता है जिसका हम सोचे ना, जिसके बारे में, जैसे कि बहुत गर्मी है और एकदम से बादल आ जाए। हमने तो नहीं सोचा था, हम तो सोच रहे थे सारा दिन गर्म रहेगा, सूर्य जो है वो सारा दिन जो है वो गर्मी खूब पृथ्वी पर छोड़ेगा, लेकिन एकदम से बादल आ जाए तो वो अनिश्चितता जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। तो इसका आंसर रहेगा हाँ, नियोजन जो है वो अनिश्चितता का जोखिम कम करता है। नियोजन की इम्पोर्टेंस है ये, एक महत्व है ये। इसके अलावा एक दो और महत्व साथ में बता देता हूँ, क्योंकि चैप्टर साथ साथ हमें याद करना है, रिवाइज होता रहेगा। नियोजन जो है वो आवश्यक क्रियाओं को छूटने और अपव्ययी क्रियाओं के होने को कम करता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम किसी चीज़ को नोट डाउन कर लें और फिर उस कार्य को करना शुरू करें, तो क्या होगा कि एक एक पॉइंट हम कवर करते चले जाएंगे उस कार्य को करने का। तो उसमें क्या होगा, किसी भी पॉइंट के छूटने के चांस जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया, पहले से ही उसको तैयार करके रख लिया कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो अगर हम इस प्रकार से तैयार कर लेते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में नियोजन कहेंगे, तो क्या होगा, उस कार्य में जो जो हमने स्टेप बनाए हैं उसके छूटने का जो है वो चांस कम हो जाएंगे। तो बिल्कुल अनिश्चितता के जोखिम को नियोजन जो है वो कम करता है। चलिए अगला प्रश्न। नियोजन रचनात्मक कार्य को बढ़ावा देता है। क्या ये आपको जो है वो ये मैंने जो आपको प्रश्न बनाया है, आपने इसका उत्तर अगर सही लिखा है या गलत लिखा है अभी आपको पता चल जाएगा। वैसे तो जैसा मैंने टेस्ट बनाया था इस बारी, उसमें क्या था, जैसे ही आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया तो लास्ट में जाके व्यू स्कोर नाम का एक मैंने बटन बनाया था, उसमें उस पर क्लिक करते ही आपको पता चल गया था कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए मैं इस प्रश्न को फिर से दोहरा देता हूँ। नियोजन रचनात्मक कार्य को बढ़ावा देता है, तो इसका उत्तर रहेगा नहीं।
गलत। कैसे नहीं? क्योंकि नियोजन में हम क्या करते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं कि हमें कैसे कैसे करते चले जाना है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम उसको करते चले जाते हैं। और रचनात्मक कार्य क्या होता है? दूसरों से हटकर कोई अलग कार्य करना, यूनिक। ठीक है, तो वो यूनिक कार्य कब होगा? जब हमारे दिमाग में सोची हुई चीज़ें नहीं होंगी और एकदम से सिचुएशन आने पर मैं उस कार्य को करूँगा, तो वो रचनात्मक कार्य कहलाएगा। लेकिन प्लानिंग में क्या होता है, हम पहले से ही सोचकर सारे कार्य करते हैं, तो इसमें रचनात्मक कार्य आने के चांस क्या कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ें पहले से सोच रखी हैं हम उसी प्रकार से हम करते चले जाते हैं। मैंने शुरू में ही मकान बनाने का एक उदाहरण दिया था कि मकान बनाने से पहले हम नक्शा बनाते हैं और मिस्त्री उसी नक्शे को देखते हुए बनाता चला जाता है। तो उसके दिमाग में अगर मान लो कोई चीज़ आई कि इसकी जगह अगर मैं ये कर लूँ, तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैप जो है वो पहले से बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन के कार्य की सफलता के कितने प्रतिशत चांस हैं? तो परिवर्तनशील वातावरण का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल सिचुएशन से एकदम से, जिस सिचुएशन में हम काम कर रहे हैं एकदम से उसमें चेंज आ जाना, एकदम से उसमें चेंज आ जाना। जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ और कंप्यूटर पे बना रहा हूँ, और कंप्यूटर किस पे डिपेंड होता है? इलेक्ट्रिसिटी पे होता है। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ आने वाले आधे घंटे में लाइट जो है वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, मतलब नहीं जाएगी, और मेरा वीडियो जो है वो अच्छे प्रकार से बच्चों को समझ में आ जाएगा। और सोचो अगर लाइट चली जाए तो क्या होगा? वो वीडियो जो है वो जो मैं बना रहा हूँ वो कार्य एकदम से रुक जाएगा। हुआ क्या? वातावरण एकदम से परिवर्तित हो गया, लाइट चली गई, पहले लाइट थी। तो नियोजन जो है वो परिवर्तनशील वातावरण में जो है वो सफल नहीं हो सकता। तो इसका आंसर रहेगा 0%। ठीक है, जैसे ऊपर भी आया था कि रचनात्मक कार्य को बढ़ावा देता है, पहले से ही सारी चीज़ें हम सोच के चलते हैं, तो उसमें रचनात्मकता कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। तो परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन 0% चांस है इसके सफलता के। चलिए अगला प्रश्न, नियोजन प्रक्रिया में सबसे पहला पद कौन सा आता है? अगर ये प्रश्न आया और मैंने ऊपर उदाहरण दिया था कि मुझे दिल्ली जाना है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया? मुझे दिल्ली जाना है। उसके बाद मैंने सोचा कि बस से जाना है या ट्रेन से जाना है, कितने बजे वाली बस में जाऊं, कितने बजे मुझे वहां पहुंचना है, कितना समय लग जाएगा। कब मैंने सोचना शुरू किया? जब मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे दिल्ली जाना है, यानी कि जब मैंने उद्देश्य निर्धारण कर दिया, फिर उसके बाद मैंने कार्य करना शुरू किया कि उद्देश्य को मुझे कैसे पूर्ण करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कितने समय में होगा। तो सबसे पहला हमेशा ही नियोजन में पद रहेगा उद्देश्य का निर्धारण करना है, फिर उसके बाद आगे जो है ना वो स्टेप चलेंगे। तो नियोजन प्रक्रिया में जो है कितने स्टेप हो जाते हैं वो सभी के मैं नाम एक बार दोहरा देता हूँ ताकि पाठ रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें पता ही चल गया उद्देश्य निर्धारण करना, फिर उसके बाद आ जाएगा आधार विकसित करना, फिर उसके बाद आएगा वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना, फिर उसके बाद आएगा वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना, फिर उसके बाद आएगा एक विकल्प का चयन करना। ये जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ, एक विकल्प का चयन करने का मतलब क्या हुआ? जैसे दिल्ली जाना था तो मेरे दिमाग में क्या आया कि बस से जाऊं या ट्रेन से जाऊं, दोनों से तो नहीं जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं एक विकल्प का चयन करना पड़ेगा, ट्रेन चूज़ कर ली, चलो। फिर उसमें भी विकल्प आया होगा, 4 बजे वाली में जाऊँ, 5 बजे वाली में जाऊँ, 6 वाली में, तो एक तो चूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। फिर इसके अलावा नियोजन प्रक्रिया में और क्या आते हैं? योजना को लागू करना, सोच लिया 4 बजे वाले ट्रेन में जाना है तो लागू कर देंगे। फिर समीक्षा करना कि जो डिसीजन लिया वो ठीक रहा या नहीं रहा। चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या रहा कि पहला पद उद्देश्य निर्धारण करना हमेशा ही पहला रहेगा। योजनाओं के कितने प्रकार होते हैं? चलिए ऑप्शन दे दिए 8, 7, 15 और 5। तो सबसे पहले जान लेते हैं योजना होती क्या है। जितने भी प्रश्न आगे भविष्य में जो और भी ऑनलाइन जो क्वेश्चन पेपर्स आएंगे उसमें भी जितने प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर प्रश्न में पूछी गई जो टर्म है, जो कंसेप्ट है, जो मेन चीज़ है, अगर उसका अर्थ मैं जान लूँ तो उसका आंसर पता करना आसान हो जाता है। तो योजना सबसे पहले जान लेते हैं। योजना क्या होती है? विशेष परिणामों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को पूरा करने का एक प्रॉमिस जो है वो मेरी योजना रहती है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया योजना जो है वो कितने प्रकार की होती है, योजनाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा 8। मैं उनके नाम बोल देता हूँ 8 के, ताकि तुम्हें याद रहे। तो उद्देश्य तो सबसे पहले ही आएगा, और दूसरे नंबर पे फिर आएगा मोर्चाबंदी, तीसरे पे आएगा नीतियाँ, चौथे पर रहेगा कार्यविधियाँ, फिर पद्धतियाँ, नियम, बजट, और लास्ट में आएगा
कार्यक्रम। तो ये योजनाओं की 8 प्रकार हो जाते हैं। चलिए अगला, मोर्चाबंदी कितने प्रकार की होती है? तो जैसे मैंने पिछले प्रश्न में भी तुम्हें बताया और बार बार इसी चीज़ को मैं रिपीट करूंगा, जब प्रश्न पूछा जाए तो उसमें जो प्रश्न में जो मेन टर्म पूछी जाती है, अगर उसका अर्थ मुझे मालूम हो तो प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाता है। हम अपने शब्दों में प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोर्चाबंदी क्या होती है। मोर्चाबंदी वे योजनाएं हैं जो प्रतियोगियों की चाल को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। नया शब्द आया है इसमें, प्रतियोगी। प्रतियोगी कौन होते हैं? जो हमारे जैसा व्यवसाय करते हैं, जिनके साथ हमारा कंपटीशन है। जैसे मान लो हमारी मोबाइल की शॉप है, तो मोबाइल की जितनी भी और शॉप होंगी उस शहर में, उस एरिया के अंदर, वो सारे के सारे मेरे प्रतियोगी होंगे, जिनके साथ मुझे कंपटीशन करना है। चलिए, तो इसका आंसर, मोर्चाबंदी कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों, मोर्चाबंदी 2 प्रकार की होती है। एक होती है बाहरी मोर्चाबंदी, जब मुझे बाहर व्यवसाय के बाहरी व्यक्तियों के साथ कंपटीशन करना होता है, तो उसके लिए मैं क्या प्लानिंग करूं, क्या मोर्चाबंदी मुझे करनी है। और दूसरी मोर्चाबंदी होती है आंतरिक मोर्चाबंदी, जो मेरे व्यवसाय के अंदर समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं उनका सामना करने के लिए मैं क्या मोर्चाबंदी, जैसे कि स्ट्राइक हो जाए या लाइट चली जाए। फॉर एग्जाम्पल, लाइट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लाइट चली जाए एकदम से और मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो मेरी मोर्चाबंदी का सबसे बड़ा पार्ट क्या हो सकता है कि मेरे व्यवसाय में एक जनरेटर भी होना चाहिए, ताकि मेरा कार्य ना रुके। ठीक है, तो मोर्चाबंदी 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीतियाँ प्राय किस स्तर पर बनाई जाती हैं? चलिए, प्रश्न में पूछ लिया नीतियाँ प्राय किस स्तर पर बनाई जाती हैं। तो नीतियों का अर्थ जान लेते हैं पहले। नीतियों से अभिप्राय है, नीतियाँ प्राय किस स्तर पर बनाई जाती हैं। तो नीतियाँ क्या हुई? उच्च स्तर पर बनाई जाती हैं, निम्न स्तर पर बनाई जाती हैं, मध्यम स्तर पर बनाई जाती हैं, या सभी स्तरों पर बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं असल में नीतियाँ होती क्या हैं। नीतियों से अभिप्राय उन सामान्य विवरणों से है जो निर्णय लेने में कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार की जाती है। उद्देश्य तो यह निश्चित करता है कि हमें प्राप्त क्या करना है, और नीतियाँ हमें ये बताती हैं कि उन्हें कैसे तो 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 फिर जब कर्मचारियों की मार्गदर्शन के लिए बनाई जाती हैं, तो फिर कर्मचारी चाहे उच्च स्तर का हो, चाहे निम्न स्तर का हो, या फिर मध्यम स्तर का हो, तो सभी के लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका आंसर रहेगा, नीतियाँ जो है वो सभी क्षेत्रों के लिए बनाई जाती हैं। लोचशीलता का अभाव होता है। अभाव कहा गया है नियोजन में, लोचशीलता का अभाव होता है। तो लोचशीलता का मतलब होता है जब हम सिचुएशनली किसी चीज़ को, जो हमने पहले सोचा। हमारा अगला प्रश्न है, नियोजन उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। नियोजन का हमारा जो पाठ शुरू हुआ था उसमें सबसे पहले ही आ गया था कि नियोजन जो है वो सबसे पहले प्रक्रिया का सबसे पहला स्टेप ही था कि उद्देश्य का हम निर्धारण करते हैं। हमने उदाहरण भी लिया था इस प्रकार का कि मान लो मुझे कैथल से जो है वो दिल्ली जाना है, तो फिर मैंने उसके बाद में ये देखा था कि मैं बस से जाऊँ या ट्रेन से जाऊँ। बस जाएगी तो कितने बजे वाली में जाऊँ, 4 बजे वाली में, 5 बजे वाली में। तो मैं ये सारी चीज़ें कब सोच रहा हूँ, जब मैंने उद्देश्य का निर्धारण कर लिया था कि मुझे दिल्ली जाना है, फिर उसके बाद के मैंने स्टेप बनाने शुरू किए थे। तो बिल्कुल सही है इसका आंसर कि नियोजन उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नियोजन सिर्फ व्यावसायिक क्षेत्र में ही आवश्यक होता है? ऐसा नहीं है। नियोजन जो है
सिर्फ व्यवसायिक क्षेत्र में नहीं होता। जब मैं दिल्ली जा रहा था तो वो कोई व्यावसायिक क्रिया नहीं थी, ठीक है। जब मकान हम बना रहे थे, जब मकान के लिए हमने नक्शा बनाया था, जो कि प्लानिंग है, नियोजन है, नक्शा, तो कोई व्यावसायिक क्रिया नहीं है, वो तो मेरा पर्सनल है, ठीक है। तो सिर्फ व्यापारियों के लिए या व्यवसायिक या व्यवसाय के लिए ही सिर्फ नियोजन नहीं किया जाता, यह व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में जो है वो नियोजन किया जाता है। तो ये इसका आंसर रहेगा गलत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जोखिमों कम करना, जोखिमों कम करना नियोजन का काम नहीं होता, ठीक है। चलिए, नियोजन तो हमेशा ही हम फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाते हैं, भविष्य के लिए किया जाता है। और भविष्य क्या होता है? अनिश्चित होता है। हमें नहीं पता कि आने वाले 1 मिनट या 1 घंटे या 1 दिन या 1 हफ्ता या 1 साल के बाद क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस चल रहा था, हमें तो पता नहीं था इस प्रकार से ये पूरे विश्व में फैल जाएगा। जो चाइना के एक सिटी वुहान से शुरू हुआ था, लेकिन देखो अभी इंडिया में भी आ गया और हमारे स्कूल में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। हमें दूर दूर रहने से इसको फैलने से बचाना है, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। उसी का एक पार्ट है कि आज हम अगला प्रश्न वीडियो बना रहे हैं। नियोजन आसान और इसमें कम समय लगता है। अगर ऐसे ही इतना आसान होता या इसमें कम समय लगता तो भैया सारे व्यवसाय सफल हो जाते। क्यों बच्चों? सारे व्यवसायी क्या सफल हैं? सारे व्यवसायी क्या लाभ प्राप्त कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नियोजन जितना आसान दिखता है, उसकी प्रक्रिया, यानी कि प्रक्रिया का मतलब स्टेप टू स्टेप चलते जाना, उतना ही लंबा है। नियोजन प्रक्रिया को पूरा करने में अधिक समय लगता है और उसमें लागत भी आती है। तो नियोजन का काम आसान है, इसमें कम समय लगता है, इसका आंसर उत्तर होगा गलत। चल 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 आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। नियोजन सफलता की गारंटी है। अगर नियोजन सफलता की गारंटी होती तो सभी व्यवसायी भी तो नियोजन करके चलते हैं, तो क्या सभी व्यवसाय सफल हो गए? नहीं। कई बार व्यवसायियों को लगता है कि नियोजन बना लिया, अब जितनी भी समस्याएं आएंगी उन सभी को आसानी से हम सॉल्व करते चलेंगे या समस्याएं ही उत्पन्न नहीं होंगी, जिसके कारण वो जब रियलिटी में जब वो कार्य करने लगते हैं तो लापरवाही के कारण उन सारी चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, संस्था उठानी पड़ जाती है। तो इसलिए नियोजन सफलता की गारंटी नहीं है, केवल उसमें प्रयास करता है नियोजन सफलता प्राप्त करने। ठीक है बच्चों, तो ये जो टेस्ट हमने लिया था, इन सभी के जो आंसर हैं उनको मैंने डिटेल में तुम्हें समझा दिया। इसी बहाने तुम्हारा पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो गया। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी प्रकार से टेस्ट अटैम्प्ट करोगे और इसी प्रकार से प्रश्नों के हम उत्तर तुम्हें देते रहेंगे। तो अंत में फीडबैक डाली थी मैंने कि आपको प्रश्न पत्र कैसा लगा, क्या संपूर्ण पाठ का निचोड़ इसमें रहा। मैंने तो जब टेस्ट बनाया था तो संपूर्ण पाठ में सही उठाया, ज्ञानवर्धक में शायद रहा, कम समय में क्या अधिक जानकारी ला। 5 मिनट में तुमने टेस्ट अटेम्प्ट किया और लगभग आधे घंटे की वीडियो में तुमने पूरा पाठ रिवाइज कर लिया, या फिर उपरोक्त सभी। तो तुम्हें इसमें से टिक करना था, उसकी फीडबैक मुझे मिल गई है कि किसने किस प्रकार का जो है वो प्रश्न पत्र कैसा लगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि